1750s में इंडिया की ग्लोबल शेयर इंडस्ट्रियल आउटपुट में थी 24.5% और 1913 तक ये रह गया सिर्फ 1.4%। और ये सारा कुछ करने में अंग्रेज़ों की मदद की रेलवेज़ ने। अब जब अंग्रेज़ों की बनाई गई रेलवेज़ की बात करते हैं हम लोग, अमूमन लोग कहते हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम कर गए, रेलवेज़ बना गए, बड़ा उन्होंने हम पे एहसान किया, वरना यहाँ कहाँ बननी थी। लेकिन बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये बात, बड़ा मसला है मुझे इस बात से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने रेलवेज़ कभी भी हमारे लिए बनाई नहीं थी। अंग्रेज़ों की रेलवेज़ बनाने की वजूहात बहुत मुख्तलिफ थी और उनका मकसद लोकल इंडियंस के लिए कोई भी तोहफ़ा छोड़ के जाना बिल्कुल भी नहीं था। उनका जो मकसद था वो था इंडिया पे मुकम्मल तरीके से कब्ज़ा करना, उसको इकोनॉमिकली खाली कर देना, उसकी इन्वायरमेंट को तबाह कर देना, उसके लोगों का बेजा इस्तेमाल करना। और आज हम इसी चीज़ की बात करेंगे कि किस तरह रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ों ने इंडिया को तबाह कर दिया। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि वो नहीं, रेलवे से देखो लोकल इंडियंस को कितना फ़ायदा हुआ, उन्होंने भी ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए आसान होगी, वो यहाँ से वहाँ जा सकते थे, कोई बात नहीं, अंग्रेज़ भी यूज़ करते थे तो हम भी तो यूज़ कर पाए ना। इसका जवाब मैं वीडियो में आगे जाके दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। अब बात करते हैं कि असल मकसद क्या था अंग्रेज़ों का रेलवेज़ बनाने का। अब इनके दो मकसद थे, एक इंडिया से जितने पैसे निकाल सकते हैं वो निकाल लें, और दूसरा अपनी फ़ौज के ज़रिए इसके ऊपर पूरी तरह कब्ज़ा कर सकें। अब रेलवेज़ के तहत फ़ौज को और अपने फ़ौजियों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाना आसान था अंग्रेज़ों के लिए, और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वो लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 1857 में जो जंग आज़ादी लड़ी गई थी, उस जंग के दौरान भी अंग्रेज़ों ने रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ौजी लेके आए थे दूर दराज एरिया से, और एकदम उन्होंने जंग के ऊपर और जो रेबल्स थे उनके ऊपर काबू पा लिया। और ये तो सिर्फ एक मिसाल है, ये चीज़ बहुत दफ़ा रिपीट होती है बरे सगीर की तारीख़ में। और ऐसे ही था कि ये बाई चांस था, अंग्रेज़ों ने रेलवेज़ डिज़ाइन ही इस हिसाब से की थी कि ये मुख्तलिफ मिलिट्री कैंटोनमेंट्स और मुख्तलिफ पोर्ट्स को आपस में मिलाएँ, क्योंकि इनके दो ही मकसद थे, राइट। एक यहाँ से चीज़ें लेके जाना पोर्ट्स तक और एक्सपोर्ट करना इंग्लैंड को, और दूसरा अपनी फ़ौज को आसान तरीके से पूरे के पूरे मुल्क में लेके जा सकें। तो ये दूसरा मकसद था, जैसे जिसके अंदर वो लोग रॉ मटेरियल्स को निकालते थे इंडिया से, उसमें ये लोग कॉटन हो गई, जूट हो गई, वीट हो गई, इन सब चीज़ों को बहुत सस्ते दामों में इंडिया से निकाल के पोर्ट्स तक लेके जाते थे और आगे यूके भेज देते थे अपनी फैक्ट्रीज़ को। तो ये सारा का सारा जो रेलवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसकी डिज़ाइनिंग इसलिए की गई थी कि अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो, ना कि लोकल इंडियंस को। इस डिज़ाइनिंग के तहत इन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ इंडियन लोगों की ज़िंदगियों के तबाह किए थे। और हम पहले बात करेंगे उनकी इकोनॉमिक तबाही की, कि किस तरह उन्होंने इंडिया से पैसे बाहर निकाले। अब मेरी एक पूरी एक और वीडियो है जहाँ मैं बात करती हूँ कि रेलवेज़ को फाइनेंस कैसे किया था अंग्रेज़ों ने, और उसमें बहुत डिटेल्स देती हूँ मैं, लेकिन यहाँ मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अब रेलवेज़ बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक स्कीम लड़ाई कि जी एक गारंटी सिस्टम निकालते हैं हम। उस सिस्टम के तहत तरीक़ाकार ये बना कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे और रेलवेज़ बनाए, और उनको इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट गारंटी देती है कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, 5% से ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। अगर आपको ना हुआ 5% से ज़्यादा प्रॉफिट तो कोई मसला नहीं, हम आपको फाइन्स भी देंगे इंडियन गवर्नमेंट, और हम आपको 5% प्रॉफिट भी देंगे। और हम कहाँ से निकालेंगे सारे पैसे, कोई मसला नहीं, इतने इंडियंस बैठे हैं उनसे जमा करेंगे टैक्स के मद में और आपको दे देंगे। और ये सिस्टम इतना करप्ट था, इस सिस्टम से उन्होंने इतने पैसे निकाले इंडिया से बाहर, तकरीबन 350 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग इंडिया से बाहर गया यूके, उन लोगों की, इन ब्रिटिश शेयर होल्डर्स की जेबों के अंदर। और क्योंकि सिस्टम बनाया ऐसा गया था कि जितनी इन्वेस्टमेंट डालेंगे उतने पैसे वापस मिलेंगे, तो इतनी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली, ठीक है, सबसे ज़्यादा कीमत में बनने वाली रेलवेज़ इंडिया में पाई जाती हैं, जिस पे पर माइल जो ट्रैक बना था इंडियन रेलवे का, उसकी कीमत आती है तकरीबन 17,000 पाउंड। और
कंपैरिजन के लिए उसी सेम टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स में भी रेलवेज़ बनी थी, और क्योंकि वहाँ पे इस तरह का कोई फजूल सिस्टम नहीं था, उनको फजूल के पैसे आते नज़र नहीं आ रहे थे, उनको एफिशिएंटली काम करना था, तो वहाँ पे कीमत बनी सिर्फ 2000 पाउंड पर माइल। बाकी ऊपर का सारा पैसा सिर्फ इंडियन से पैसे बतोड़ने के लिए निकाला गया। इसमें और भी बहुत चीज़ें आती हैं कि उन्होंने और किस किस तरह लूटा, वो सारी डिटेल्स आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिलेंगी, जो कि मैं इस वीडियो के एंड पे लिंक कर दूंगी। अब इन रेलवेज़ के तहत एक तो फाइनेंसिंग में बहुत पैसा निकाला अंग्रेज़ों ने, राइट, लेकिन इसके अलावा जो लोकल इंडस्ट्री थी, जब अंग्रेज़ आए थे इंडिया में हुक्मरानी करने, उस ज़माने में इंडिया ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था ये चीज़ें। लेकिन बाय द टाइम अंग्रेज़ यहाँ से जाने वाले थे, तब इंडिया का मार्केट शेयर सिर्फ 1.4% रह गया था और ब्रिटेन का बहुत बढ़ गया था। और ये सारा कुछ भी रेलवेज़ के तहत अंग्रेज़ कर पाए। रेलवेज़ के तहत ये लोग कॉटन यहाँ से सस्ते दामों में, बहुत सस्ते दामों में लेके बेचते थे ब्रिटेन, और वहाँ पे मशीनों में वो लोग मशीन मेड क्लॉथ बना के, कपड़ा बना के वापस भेज देते थे इंडिया। और रेलवेज़ को इस्तेमाल करते हुए वो लोग इंडियन मार्केट्स में ब्रिटेन में बनाई गई चीज़ों को भर देते थे। और इस वजह से, क्योंकि वो जो सस्ते दामों पे लेते थे यहाँ से चीज़ें, तो जो लोकल लोग थे और जो लोकल हैंडलूम इंडस्ट्री पे काम करते थे और कपड़ा बनाते थे, वो कम्पीट ही नहीं कर सके उनके साथ, वो उनके साथ मुकाबला कर ही नहीं सके, और मिलियंस के अंदर जो है ना इंडस्ट्री बंद हुई इंडिया के अंदर। एंड हाँ, यहाँ पे लोग कहेंगे हाँ तो इसमें उनकी क्या गलती है, वो सस्ती चीज़ें बना सकते थे, ये भी बना लेते। ये कैसे बना लेते? जब इंडियंस से उन्होंने कॉटन लेनी है सस्ते दामों पे बंदूक रख के, और साथ ही साथ उन्होंने आगे जाके इसे के ऐसे लॉज पास कर देने हैं जिसकी वजह से इंडियंस कुछ कर ही ना पाएँ। जैसे कि 1882 में अंग्रेज़ ये डिसाइड करते हैं कि भाई टेक्सटाइल्स के ऊपर, टेक्सटाइल्स की इम्पोर्ट के ऊपर ना कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, अब से ड्यूटी फ्री होंगी वो। तो अब वो लोकल मार्केट के लोग कैसे कम्पीट कर सकते थे, क्योंकि सिस्टम ही उनके खिलाफ बनाया गया है। जहाँ कभी वो लोग सिस्टम को आउट स्मार्ट करने की कोशिश करते थे, जैसे उन्होंने रेलवेज़ के लिए लोकल इंडियंस ने यहाँ पे रेलगाड़ियाँ बनाना सीख ली, और उनकी क्वालिटी और उनकी कीमत, उनकी क्वालिटी बेहतर थी अंग्रेज़ों की रेलगाड़ियों से, और कीमत कम थी, और उससे लोकल इंडियंस को भी जॉब्स मिलनी थी। तो हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने कुछ अर्से बाद जाके एक लॉ पास कर दिया जिसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्ट कर सकते हैं रेलगाड़ियाँ हमसे, आप लोग खुद ना बनाएं। तो कैसे compete कर सकते थे वो लोग? Hi, so if you're enjoying the video and you want to see more videos like this, help us grow, and the best way to do that is to go on mishanur.com and check out these original artworks made by me, which you can get prints of. And other than that, you can go to Patreon and become a patron of this channel. We'll thank you at the end and get some lot of other fun perks as well. And थैंक यू। अब इसके अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में बमुश्किल ही कभी बात होती है, वो है कि रेलवेज़ की वजह से पूरे बड़े सगीर में किस हद तक इन्वायरमेंटल डैमेज किया गया, और वो डैमेज जो है, जो इन्वायरमेंट का हुआ, उससे हम आज तक की क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट्स देख रहे हैं। रेलवेज़ बनाने के लिए बहुत बड़े स्केल के ऊपर इनको दरख्त काटने पड़े और डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ी, बड़े बड़े जंगलों की। लकड़ी लोग इस्तेमाल करते थे स्लीपर्स बनाने के लिए, और साथ ही साथ फ्यूल के तौर पे भी। और इस सारे प्रोसेस के अंदर वो लोग इंडिया के मुख्तलिफ जंगलात को काट डालते थे, और जो लोकल लोग वहाँ रहते थे उनको भी वहाँ से हिजरत करनी पड़ जाती थी, अमूमन फोर्सफुली। एंड ऐसे नहीं था कि कुछ दरख्त काट लिए हो, नहीं। आप नंबर्स सुने तो आप सोचेंगे यार इतने ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, जो दिल्ली से राजस्थान जाने वाली लाइन थी, उसमें 1870s के अंदर तकरीबन 8 लाख स्लीपर्स बनाए गए। हर स्लीपर जो था वो एक पूरे के पूरे हार्डवुड दरख्त से बनता था। तो उसे आप हिसाब लगा रहे, तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा दरख्त काटे गए सिर्फ दिल्ली से राजस्थान जाने वाली लाइन के लिए। एंड अगर आप पूरे इंडिया की लाइंस का हिसाब लगाएं तो नंबर तो बहुत ज़्यादा है। और आप ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाके जब हम लेबर की बात करेंगे तब ये नंबर बहुत ज़रूरी है। अब इस सारी डिमांड को पूरा करने के लिए जो साल जंगल है बंगाल में और जो देवदार जंगल था हिमालयाज़ में, वो उन दोनों जंगलों को बहुत हद तक खाली कर दिया गया। इस हद तक कि 1880s में जाके अब उनके लिए लकड़ी कम पड़ गई थी और अंग्रेज़ों को बर्मा से उनकी टीक के दरख्त मंगवाने पड़े। इसी तरह के हालात हमें नज़र आते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर भी, जहाँ पे लकड़ी को इस्तेमाल किया जाता था इंजन चलाने के लिए।
ना कि कोयले को। 1859 से लेके 1860 यानी कि एक साल के अंदर अंदर 2,45,763 वुडन बर्थ्स दिए गए मद्रास रेलवेज को, और इन सब के लिए लकड़ी भी यहीं से इकट्ठी की गई। इंडियन गवर्नमेंट ने रेलवे की जो ज़रूरियात थी और उनकी जो लकड़ी की डिमांड थी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा। ज़ाहिरी बात है एज़ कम्पेयर टू कि जी इन्वायरमेंट को क्या हो रहा है और इनके जंगलात को क्या हो रहा है। और कुछ जगहों पे तो ऐसे भी था कि पूरे के पूरे जंगलों को उन्होंने रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था रेलवेज़ के लिए। तो वहाँ पे जो लोग रहते थे, जो लोकल कम्युनिटीज़ उनकी जो जंगलों की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती थी, उनको भी बिल्कुल वहाँ से मूव करना पड़ा क्योंकि अब वो जंगल रिजर्व थे अंग्रेज़ों के लिए। एक और चीज़ जो रेलवेज़ के ज़रिए होती नज़र आती हैं वो थे कहत इंडिया के अंदर। और रेलवेज़ जो थी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़िम्मेदार थी इंडिया में कहत के लिए। अब ब्रिटिश रेलवेज़ को बहुत इस्तेमाल करते थे ग्रेन्स को और खाने पीने को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग भूखे जो इंडियंस कहत से और फैमिन से मर रहे होते थे उनके लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। इनफैक्ट ब्रिटिश ये करते थे कि अगर किसी एरिया में कहत पड़ गया है तो वहाँ से भी अनाज उठा के दूसरे खित्ते में ले जाते थे जहाँ उनको लगता था कि बेहतर प्राइस मिलेगी। और क्योंकि वो लोग बिल्कुल ही वहाँ से ख़त्म कर देते थे अनाज, तो वहाँ पे प्राइसेस और ऊपर चली जाती थी, और इस वजह से जो लोग पहले अफोर्ड कर पा रहे थे थोड़ा सा खाना पीना, वो भी कहत की हालत में चले जाते थे। तो रेलवेज़ को इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ों ने बेपनाह लोगों की जानें ली हैं उनको भूखा मार के, जबकि अनाज और सब कुछ अवेलेबल था। जैसे कि 1896 के अंदर एक बहुत बड़ा कहत आया था इंडिया में, और बजाय इसके कि अंग्रेज़ मदद करते लोगों की, ये कहत अंग्रेज़ों की वजह से ही हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट आटे की, गंदम की यहाँ से इंडिया से जमा करके यूके एक्सपोर्ट कर दी उसी साल, जबकि इंडिया में लोग भूखे मर रहे थे और वो सारा अनाज इधर ही उगाया गया था, बस इनको दिया नहीं गया। 1886 तक कहते हैं कि ब्रिटेन की 23% गंदम जो थी वो इंडिया से जाती थी, जबकि इन्हीं सालों में इंडिया के अंदर कहत के बाद कहत आई जा रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदम ले जाते थे अंग्रेज़ यहाँ से सस्ते दामों में कि यहाँ के लोग बेचारे भूखे मर रहे थे। एंड यही वजह है जो आजकल जो सारा का सारा ग्लोबल साउथ है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगहों के ऊपर जो डायबिटीज़ चीज़ों के रेट्स इतने ज़्यादा हैं क्योंकि हमारी जीन्स का हिस्सा बन चुकी हैं कि हमारे बावजूद कहत के बाद कहत से गुजरे हैं। कहते हैं कि इस तरह के सीन्स भी नज़र आते थे कि रेलवे लाइंस के साथ बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, कुछ भूख से लोग बस मर गए। और इसी तरह के सीन्स एक और वजह से भी नज़र आते थे, और वो था रेलवेज़ के ज़रिए वबाओं का फैलना इंडिया में। अब रेलवेज़ के ज़रिए एक मसला जो पैदा होता है वो ये था कि इंडिया में वबाएं फैलना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे नहीं था कि पहले बीमारियां नहीं फैलती थीं जैसे कि कॉलरा, मलेरिया, लेकिन पहले जब ये वबाएं शुरू होती थीं तो ये एक एरिया में रहती थी, एक खित्ते में। अब मसला ये था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जल्दी, तो ये वबाएं अपने साथ लेके जाते थे और इसकी वजह से ये एक एपिडेमिक बन जाती थी। ये बहुत बड़े स्केल पे लोग बीमार हो जाते थे, और सबसे ज़्यादा जो लोग मारे जाते थे इस केस में वो सारे इंडियन लेबर्स जो कि काम कर रहे थे रेलवेज़ बनाने में। जिस तरह 1859 में कॉलरा का एक आउटब्रेक होता है जिसके अंदर तकरीबन 4000 वर्कर्स एक ही साइट पे मर जाते हैं। और ज़्यादा मसला ये था कि जो ये लेबर्स थे इनको रखा इतने बुरे कंडीशंस में जाता था, इनकी जो हाउसिंग थी वो छोटे छोटे जगहों पे लोगों को ठूसा हुआ होता था, ना इनको सैनिटेशन दी जाती थी, ना सफाई सुथराई रखी जाती थी इधर, ना इन लोगों को हेल्थ केयर दी जाती थी, ना ब्रेक्स दी जाती थी। तो जो वबाएं थी ये इनके लिए जानलेवा साबित होती थी। अक्सर सबसे ज़्यादा फैलने वाली वबा एक्चुअली मलेरिया बन जाती है क्योंकि जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पे ही मच्छर आते हैं, राइट। तो जो रेलवेज़ बन रहे थे उनकी वजह से जो मुख्तलिफ खुदाइयाँ हुई हुई थी वहाँ पानी अमूमन जमा हो जाता था और वहाँ पे फिर मच्छर पैदा होते थे, और उनकी वजह से जो रेलवे ट्रैक पे काम करने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा मारे जाते थे। इस हद तक ये चीज़ फैल गई कि इवन अंग्रेज़ जो हैं उनको भी मानना पड़ा कि जी वबाएं फैल रही हैं, क्योंकि 1927 में एक ब्रिटिश मेडिकल एजेंट एक्चुअली काम कर रहा होता है कि ये मलेरिया के ऊपर, और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है उसके काम का, वो ये कहता है कि जी रेलवेज़ जो हैं वो वाहिद सिंगल हैंडेडली वाहिद वजह हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं मलेरिया के फैलने में इंडिया के अंदर। और एक फ्रेज़ बन जाता है उस टाइम पे कि
اور ڈیتھ اے سلیپر، یعنی کہ ایک سلیپر بنتا ہے جب تو ایک بندہ مر جاتا ہے ساتھ ہی. یہ ریشو بن گئی تھی وہاں پہ لوگوں کی موت واقع ہونے کی جو لیبرز تھے. اور جیسے کہ آپ کو نے پہلے بتایا کہ دہلی سے راجستھان والی لائن میں 8 لاکھ سلیپرز بنے، تو آپ امیجن کر لیں کتنے لوگ مرے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ مرتے تھے ان کے اوپر کوئی رپورٹنگ بھی نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ انڈین جب مرتے تھے لوکل انڈینز، ان کی جانوں کی انگریزوں کو خاصی پرواہ نہیں تھی، اور وہ مرے نہ مرے رپورٹس بھی نہیں بنتی تھی ان کے بارے میں. چلیں اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ جی لوکل انڈینس کو کتنا فائدہ ہوا. اور اصل میں سین یہ تھا کہ ریلویز کو انگریزوں نے بنایا تھا جو کہ اس زمانے میں جو کلونیل سیگریگیشن اور ہائرارکی تھی نا، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، لوکل انڈینس کو کمتر سمجھتے تھے، یہ چیزیں ساری ریلوے کے اندر بھی بلڈ کی گئیں. یہاں تک کہ ریلویز میں جو ویٹنگ رومز تھے وہ بھی مختلف تھے. انگریزوں کے لیے جو تھے وہ خوبصورت ڈیکوریٹڈ پیسہ لگایا ہوا لگژری ویٹنگ رومز ہوتے تھے. جو لوکلز کے لیے ہوتے تھے وہ بس ایک خالی کمرہ ہوتا تھا، زمین ہوتی تھی کہ بیٹھ جاؤ. اور اس کے علاوہ جو لوکل انڈینس تھے ان لوگوں کو ٹریول کرنے کے لیے صرف 3rd کلاس کمپارٹمنٹ دیے جاتے تھے. ابھی 3rd کلاس کمپارٹمنٹس نہ صرف بری طرح مینٹین تھے، اس کے اندر لوگوں کو اوور کراؤڈ کیا جاتا تھا، اس کے اندر نہ صفائی ستھرائی کے سسٹم رکھے جاتے تھے اور نہ ہی صفائی رکھی جاتی تھی. اور جو انگریز تھے وہ 1st کلاس کمپارٹمنٹس میں ٹریول کرتے تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو لوکلز تھے ان سے پیسے بھی بہت زیادہ لے رہے تھے. ایسے نہیں تھا کہ وہ لوگ سستے میں ٹریول کر پاتے تھے، نہیں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ ایک سرٹن لیول تک امیر ہو تبھی آپ اس دور میں ریلوے یوز کر سکتے تھے، کیونکہ اتنی بری 3rd کلاس کمپارٹمنٹس کے لیے بھی وہ انڈینس کو اوور چارج کرتے تھے. اور ایون اگر کوئی انڈین بہت امیر ہے وہ پے کر سکتا ہے پھر بھی اس کو 1st کلاس کمپارٹمنٹ میں جگہ نہیں دیتے تھے. اور عموماً ایسے بھی ہوتا تھا کہ اگر لوگوں نے جانا ہے کہیں یہاں سے وہاں، لیکن نہیں، اب ایک دم انگریزوں نے سوچا ہے کہ ان کو ساری کی ساری ریل گاڑیاں چاہیے اناج لے کے جانے کے لیے یا اپنے فوجی لے کے جانے کے لیے، تو وہی ہوگا. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوکل لوگوں نے کیا پلانز بنائے ہیں، انہوں نے کہاں سے کہاں جانا ہے. پرائیورٹی ہمیشہ انگریزوں کے اپنے مقصد تھے. تو لوکل لوگوں کا جب کہہ رہے ہیں فائدہ ہوا ہوگا، وہ صرف چند امیر لوگوں کا فائدہ ہوا ہوگا، وہ بھی بہت ایک ہیوملیٹنگ طریقے سے. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، یہ تھی اصلیت ریلویز کی جو کہ برٹش نے بنائی تھی انڈیا میں. اور اس طرح انہوں نے انڈیا کو تباہ کیا ریلویز کا استعمال کرتے ہوئے. اینڈ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا اگر کہ کیا ہوا تھا پاسٹ میں، تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے جب وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوں گی ہمارے ساتھ مختلف طریقوں سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ویڈیوز بنا سکیں، تو پلیز آپ کنسیڈر کیجیے گا ہمارا پیٹرن بننا پیٹرین پہ. اس کے علاوہ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے ویڈیو کیسی لگی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.